प्यारे बच्चों, वेलकम टू द सीबीएसई टी पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने सॉल्यूशन कर रहे हैं एनसीईआरटी का, आपका 10th क्लास के एनसीईआरटी का, जिसमें बच्चों मैथ्स में मैंने आपको 3 चैप्टर के सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट्स एंड आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं एक्सरसाइजेस। तो इस तरह से हम जो आपकी एनसीईआरटी है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो 3 चैप्टर्स अगर आपने वॉच नहीं किया है तो उसको वॉच कर सकते हैं। और 4.1 में हम लोग स्टार्ट कर 4.1 वी हैव कंप्लीटेड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 4.2 एक्सरसाइज। तो अगर आपने 4.1 को कंप्लीट नहीं किया, जिसमें हमने रिकॉग्निशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हैं इसको डिस्कस किया था। और आइए अब हम लोग 4.2 को स्टार्ट करते हैं। तो 4.1 को फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच करेंगे। अगर आप 4.2 को वॉच कर रहे हैं तो 4.1 पहले वॉच करेंगे, जिससे आपको बेटर वे में समझ में आएगा। तो बच्चों 4.2 में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें क्या क्या करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पर हमें करना है फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी फैक्टराइजेशन से हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो बच्चों फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे जो आपने 9th क्लास में यूज़ किया था, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। यानी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, कैसी होती, ये सब हम 4.1 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ पर हमने जो फॉर्मेशन किया था तो इसी बेसिस पे हम फॉर्मेशन कर रहे थे कि वो चीज़ हमें अगर अचीव हो जाती थी तो वो हमारा हो जाता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहाँ पर हमने सॉल्यूशन को डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ आपको कुछ स्टेटमेंट दी जाती थी। आपको क्या करना है, उस स्टेटमेंट को रीड करना है और रीड करके क्या बनाना है, आपको एक इक्वेशन बनानी है। और अगर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं आती है तो आपको उसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी माय डियर स्टूडेंट्स ax² + bx + c। तो अगर इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रीवियस एक्सरसाइज को वॉच करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। वहाँ पे क्या होता था, a ≠ 0 होता था। तो a ≠ 0 होने का मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर a ≠ 0 क्यों होता था, और b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, दोनों 0 हो सकते हैं। तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर हमारे पास a वाली जो कॉफिशिएंट है x² की, अगर वो 0 हो जाएगी बच्चों, तो x² जो है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 0 से मल्टीप्लाई होकर कोई भी चीज़ x² में क्या देगी, आपको 0 देगी। और अगर ये 0 दे देगी तो डेफिनेटली bx + c बचेगा। और प्यारे बच्चों अगर bx + c बचेगा तो डेफिनेटली ये क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस केस में ये लीनियर बन जाएगी। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को आइए अब हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन आपको बोला गया है। फैक्टराइजेशन आप सभी कर चुके हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट आप सबने 9th में किया था। मिडिल टर्म स्प्लिट तो आपको भूल गया होगा, ठीक है। तो आपको मैं याद दिला देता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता था। यानी मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करते थे कि हमारा वहाँ पे क्या आ जाए, कुछ कॉमन आ जाए, जिससे हम यहाँ पर इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर पाए। तो बच्चों ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पर =0 लगा हुआ है। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो =0 लगा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों आइए अब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट को करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते थे, AC के फैक्टर करते थे। तो A बच्चों यहाँ पे 1 है, C कितना है, 10 है। तो AC कितना आएगा, -10 आएगा। अब -10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे आपका -3 आ जाए। जो x का कॉफिशिएंट है मिडिल टर्म, उसी को स्प्लिट करना है। तो उसी को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो 10 का अगर हम फैक्टर करना चाहें, -3 आए, तो 10 के बहुत सारे फैक्टर होंगे। आप कह सकते हैं सर -5 and 2 हो जाएगा, -2 and 5 हो जाएगा, ठीक है, -10 and 1 हो जाएगा, और -1 and 10 भी हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से 4 पॉसिबिलिटी। लेकिन क्या ऑल पॉसिबिलिटी यहाँ पर होगी कंप्लीट आपकी? तो डेफिनेटली ऑल पॉसिबिलिटी कंप्लीट नहीं होगी। उसका रीज़न है सिंपल से बच्चों कि आपका जो सम है वो -3 आना चाहिए। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कौन से वाले में -3 आ रहा है। तो -5 और +3 अगर करेंगे तो -5 और +3 कितना आएगा, -3 आएगा। -2 and 5 करेंगे तो +3 आएगा। -10 and +1 करेंगे तो -9 आएगा। -1 + 10 करेंगे तो +9 आएगा।
तो किस में -3 आ रहा है, आपको दिख रहा है फर्स्ट वाले में, तो यानी कि इस -3x को स्प्लिट करना पड़ेगा -5x एंड 2x। तो बच्चों ये 9th का है, इसीलिए मैंने आपको इसको एक बार रिवाइज करवा दिया है कि आप कहीं इस चीज़ को भूल ना गए हो। तो आइए अब हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली जो आपको याद रखना है -5 एंड 2 याद रखना है। तो इस तरह से आपको करना होगा इसको। आइए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² -5x प्लस 2x, x कॉमन, x -5, 2 कॉमन, x -5। अब देखिए एक कॉमन फैक्टर आपको दिख गया, वो इसीलिए दिख गया, उसके पीछे लॉजिक वही है कि आपको स्प्लिट सही से करना है। अगर आपका स्प्लिटिंग गलत होगा तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं दिखेगा। तो x -5 हम कॉमन ले लेंगे, तो x -5 मेरा कॉमन आ गया और x + 2 बचेगा और इक्वल टू क्या होगा 0, इक्वल टू 0 यहाँ पर भी आएगा। तो इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, दो चीज़ों का प्रोडक्ट मैथ्स में तभी 0 हो सकते हैं, या तो एक फैक्टर 0 तब भी 0 आएगा, या दोनों फैक्टर 0 हो। तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो x की वैल्यू हो सकती है 5 और x की वैल्यू यहाँ से क्या हो सकती है -2। तो हमें फैक्टराइजेशन से सोल्यूशन को फाइंड करना था, तो हमने फैक्टराइजेशन से ही सोल्यूशन को क्या किया है, फाइंड किया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट किया। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद हमने क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन आई है उसकी क्या किए, फैक्टराइजेशन किए। फैक्टराइजेशन करने का मेथड ये होता है, फैक्टराइज करने के बाद हमने क्या किया, ईच फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दिया है, जिससे हमें क्या मिल जाए बच्चों, यहाँ पर आपको जो वैल्यू है x की वो मिल जाए। तो यही हमारे क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो रूट्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x ही क्या होती है, रूट होती है। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट बच्चों क्या है इसका। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन से आपको कंप्लीट करना है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो बच्चों फैक्टराइजेशन से आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कंप्लीट करते हैं इसको। तो ए सी बच्चों क्या होगा, जैसे ए आपका 2 है और सी -6 है, तो ए सी कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो ए सी अगर आपका -12 है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली इसके फैक्टर ऐसे करने हैं कि जिससे इसका सम कितना आ जाए, +1 आ जाए। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बच्चों, आई होप आपने 9th में इसको किया होगा। तो 4 3 है, 4 एंड -3, तो जिससे आपका सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो बच्चों क्या होगा, 2x² + 4x -3x एंड क्या होगा बच्चों, -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों 4x हो गया। तो अब आप कॉमन ले सकते हैं, और मैंने आपको ट्रिक बताया कि अगर आपको कॉमन फैक्टर दिख जाता है तो डेफिनेटली वो आपकी क्या होगी, एक वो हो जाएगी, जो आपका स्प्लिटिंग है वो एकदम करेक्ट है। और अगर नहीं होता है, कॉमन टर्म आपको नहीं दिखती है, यानी फैक्टराइजेशन में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो डेफिनेटली फिर वहाँ पर वो नहीं होगा। तो 2x को कॉमन ले लेंगे, x + 2 हो जाएगा, -3 को कॉमन ले लेंगे, x + 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x + 2 कॉमन, सॉरी बच्चों यहाँ पे 2 आएगा, आई एम सो सॉरी, क्योंकि जब आप 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, आई होप सो। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा, तो 2 बचेगा और इक्वल टू 0। तो x + 2 दोनों से कॉमन लेंगे, तो ये आएगा। अब यहाँ पर अगेन दो फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर x + 2 तो x कितना होगा, -2, और x कितना होगा बच्चों, 3/2।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इनफैक्ट वी यूज़ द वर्ड एंड, बिकॉज दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके दो रूट होंगे डेफिनेटली, तो दो रूट आपके यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हेंस रूट्स आर, बच्चों रूट्स जो होंगे वो क्या क्या हैं, आप कह सकते हैं कि x एक है -2 और एक है 3/2। तो प्यारे बच्चों 3/2 है, ये आपके रूट्स हो जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें 2 हो जाएंगे। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको कंप्लीट करते जाना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द रूट्स। तो अगेन वही है, बट यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया। क्यों? उसका रीज़न है बच्चों कि यहाँ पर √2 को डाल दिया गया। तो √2 डालने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको फंडामेंटल रूल 9th क्लास में एक्सपोनेंट के बता दिए गए थे, उसी को यूज़ करना है। तो प्यारे बच्चों 5√2 इंटू √2, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका a है, ये c है, तो AC क्या होगा, √2 5√2, यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। √2 बच्चों आप सभी को पता है 9th क्लास से कि √x इंटू √x, अगर आपको नहीं पता है तो लिख दो इसको x के इक्वल, खत्म। अगर आपको रूट के अंदर दो नंबर सेम मिल जाते हैं तो उसकी वैल्यू अंदर वाला नंबर ही होगा। ये हम 9th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो आपने भी 9th में किया होगा। तो बेसिकली हुआ क्या, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 और 5 से मल्टीप्लाई 10, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में, अगर 5√2 लिखा है तो इसका मतलब है कि इसके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई के। तो 9th में कर चुके हैं ना। तो 10 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 7 हो, तो बहुत ही ईजी है 5 और 2। आप बताओ इसमें क्या दिक्कत है आपको। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस स्टूडेंट्स को डर लग जाता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही करते जाना है, जो फंडामेंटल आपने पढ़ रखे हैं उन्हीं को अप्लाई करना है। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स एक स्टेप आपने क्रॉस कर लिया है, लेकिन जब आप फैक्टर्स बनाएंगे यानी कि कॉमन लेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो उसके लिए मैं अगेन आपको बताता हूँ कि जैसे आपके पास 2 है बच्चों, तो 2 से अगर आप √2 कॉमन लेना चाहते हैं, मतलब √2 से फाइंड करना चाहते हैं, तो √2 ही कॉमन ले सकते हैं और √2 ही क्या हो जाएगा, बचेगा। तो अगर आपके पास कुछ भी है, मान लो 2 है और आप √2 बाहर ले रहे हैं, तो √2 अंदर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। अब आइए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। हम सबसे पहले इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। तो √2x², 7x को मैं लिख सकता हूँ बच्चों, क्या लिख सकता हूँ, 5x और 2x, क्योंकि 5 और 2 में सेटिस्फाई हो रहा है, और प्लस 5√2। तो जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था अभी इस वाले स्टेप में, वो यहाँ पर काम आएगी और यहाँ पर काम आएगी। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कॉमन आ रही हैं। तो बच्चों यहाँ पर x हमारा कॉमन आ रहा है, और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ भी कॉमन है, तो x मैंने कॉमन ले लिया। तो प्यारे बच्चों अंदर क्या बचेगा, √2 तो आएगा ही आएगा, और क्या बचेगा, x बचेगा। प्लस में क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। क्या ये चीज़ क्लियर है? अंदर बचेगा बच्चों √2 यहाँ पर है, √2 यहाँ पर है, तो 2 यहाँ पर है। अब देखो यही चीज़ काम आने वाली यहाँ पे कि 2 एक्चुअल में क्या है, √2 इंटू √2। तो ये √2 इंटू √2 है, तो √2 अगर बाहर लूँगा तो अंदर बचेगा क्या, एक √2 बच जाएगा, और यहाँ से √2 कॉमन ले चुका हूँ, तो क्या बचेगा, 5। अब आपको और श्योर होना है तो आप ये चेक कर लो, ये और ये फैक्टर सेम है। अगर ये सेम है तो डेफिनेटली ये आपका फैक्टराइजेशन 100% करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो √2x + 5, √2x + 5 ले लिया, x + √2 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दो फैक्टर 0 हैं, प्रोडक्ट, तो या तो ये 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी -5/√2, x की वैल्यू हो जाएगी -√2। प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई, तो यही इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। तो रूट्स बेसिकली क्या होता है,
रूट्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो वही उसकी क्या हो जाती हैं, रूट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको बच्चों क्लियर हो रही है कि व्हाट आर द रूट्स बेसिकली। तो रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन आर नोन एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8। तो बच्चों ये अगेन इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करके दिया गया है। तो यहाँ पर चेंज क्या है बच्चों, चेंज ये है कि जो c है वो फ्रैक्शन में है, और अगर आपका c फ्रैक्शन में आ गया है यहाँ पर गलती से, तो आप फ्रैक्शन में c को अगर लेंगे तो फिर वहाँ पर फ्रैक्शन में आप उसको स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे इस चीज़ को आपको देखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम इसका लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा बच्चों तो 8 आएगा, और 8 2 जा क्या हो जाएगा 16x² माइनस क्या हो जाएगा 8x, और क्या हो जाएगा 1। तो इतना आई होप आप कर लेंगे। क्रॉस करेंगे तो 8 से 0 मल्टीप्लाई यानी 0। तो फाइनली जो बच्चों इक्वेशन बनेगी 16x² माइनस 8x। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्विवेलेंट है। मतलब यहाँ पर आपको देखने में अलग अलग लग सकती है, लेकिन जब जो इसके रूट्स होंगे वही इसके रूट होंगे। क्यों? क्योंकि हमने फंडामेंटली कोई भी चेंज नहीं किया। हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर के हमने इसको क्या किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश की है। फिर 8 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 8 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, तो 16 × 1 के बेसिकली आपको देखना पड़ेगा फैक्टर। तो 8 आना चाहिए, 16 को ऐसे स्प्लिट करना है कि 8 आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 8 माइनस का है तो बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं होगा कि -4 and -4। तो 16x² - 4x -4x + 1 = तो एक बार इतना नोट कर लेंगे जिससे हम लोग आगे चलें। तो मैं आगे चलता हूँ फिर इसको लेकर के, और देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो बस फैक्टराइजेशन कंप्लीट करेंगे इसका। तो 16x² में आपका बच्चों क्या कॉमन आएगा, 4x, और यहाँ पे कुछ भी 1 कॉमन आएगा, इनफैक्ट -1 कॉमन आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको लेकर आता हूँ। प्यारे बच्चों दिख रहा होगा आपको 4x कॉमन ले लेता हूँ। तो 4x कॉमन लिया तो 16 से 4 बचेगा और x से x बचेगा, तो 4x आ जाएगा। यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि हमने पूरा 4x बाहर ले लिया है, तो -1 आएगा। यहाँ पर -1 कॉमन आएगा, क्यों? क्योंकि 4x आपका क्या है, अंदर लेना है, मतलब अंदर बचाना है। तो -1 अगर लेंगे तो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अब आप श्योर हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों फैक्टर क्या है, सेम है। तो अगर ये दोनों फैक्टर सेम हो जाते हैं तो हमारा फैक्टराइजेशन एकदम क्या होता है, करेक्ट होता है। तो 4x - 1 कॉमन लिया, तो इधर क्या बचेगा, 4x बचेगा, और इधर क्या बचेगा, -1। तो अगेन 4x - 1 यानी कि सेम फैक्टर आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ ये क्या हो जाएगा, 4x - 1 का स्क्वायर। तो बच्चों 4x - 1 का मतलब क्या हुआ, 4x = 1 है और 4x = 1 है। क्योंकि एक एक बार आप दोनों को 0 करेंगे तो x कितना आएगा, 1/4, और x कितना आएगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं और दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं। तो यही क्या हो जाएंगे, आपके रूट्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है बच्चों। आई होप ये चीज़ आपको इतनी समझ में आई होगी, आप इसको नोट कर लेंगे, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1। प्यारे बच्चों 100x² यानी a हमारा 100 और c कितना है, 1 है। तो मैं कह सकता हूँ 100 × 1 AC आएगा यानी 100। अब 100 के ऐसे फैक्टर जिनका सम बच्चों क्या हो, -2। बहुत ही ईजी
इट्स मोर देन ईजी, दैट मीन्स -10 एंड -10। तो आपको ऐसे ही रिकॉग्नाइज करना है। तो 20 को स्प्लिट कर देंगे 10 -10 एंड 10 में, तो 100x स्क्वायर -10x -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये चीज़ क्लियर है। 10x कॉमन आएगा और यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, तो 10x कॉमन, 10x -1 -1 कॉमन, 10x -1 इक्वल टू 0। वो जो 10x -1 यहाँ पे कॉमन है, तो दोनों फैक्टर सेम है, तो हमारा फैक्टराइजेशन एकदम करेक्ट है। और ये 10x -1, तो वो जो 10x -1 अगर 0 होगा तो 10x 1 आएगा और यहाँ पर 10x क्या आएगा, 1 आएगा। तो x कितना आएगा, 1/10 और x कितना आएगा, 1/10। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 2 रूट है और इस केस में भी दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो रूट्स यहाँ पर आपके ये हो जाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम जैसे कि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में भी कर चुके हैं, तो इसमें आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे वर्ड प्रॉब्लम वहाँ पर करते थे बच्चों, वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर भी करनी है, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं 4.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है। तो बच्चों 2 पार्ट है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर। एक फर्स्ट पार्ट आपके सामने ये है और मेरे प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट ये है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं 4.2 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके फर्स्ट पार्ट पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये कहता है कि जॉन एंड जीवंती, मतलब आप अगर इंस्ट्रक्शन देखेंगे बच्चों तो लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो जो आपकी एनसीईआरटी में बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है उसमें आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 1 को रीड करना है और वही एग्जाम्पल नंबर 1 मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। वैसे जब आप एक्सरसाइज 4.2 में जाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 से प्रॉब्लम को कॉपी किया है और वहाँ पर इसको लगाया हुआ है। तो आइए बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो हमें अब क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कि यहाँ पर रीड करते हैं, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो मतलब पहले स्टार्टिंग में क्या थे, टुगेदर। टुगेदर बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है और 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, यानी कि दोनों लोगों ने 5 मार्बल को क्या किया है, लॉस्ट किया है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जो उनके पास नंबर ऑफ मार्बल्स का प्रोडक्ट है, यानी सपोज करिए अगर उनके पास 45 मार्बल है बच्चों टोटल, तो 45 मार्बल में आपके वहाँ पर सपोज करिए फॉर एग्जांपल लेकर मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ एक्चुअल वैल्यू। तो जब हम सॉल्व करेंगे यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे या फिर जो भी इक्वेशन बनेगी, अब इस तरह से प्रॉब्लम आएगी तो आप इक्वेशन जब फॉर्म करोगे तब आपको पता चलेगा क्वाड्रेटिक। सिंस अभी हम क्वाड्रेटिक चैप्टर कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि इसमें क्वाड्रेटिक ही बनेगी, तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक बनेगी। लेकिन जब प्रॉब्लम एग्जाम में आएगी, कोई न्यू प्रॉब्लम या फिर ऐसी कुछ मिलती जुलती प्रॉब्लम, एग्जैक्ट प्रॉब्लम, तो फिर बच्चों वहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता वो लीनियर इक्वेशंस की प्रॉब्लम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक की प्रॉब्लम होगी या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, अगर आपके फंडामेंटल थिंग क्लियर है यानी कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप इक्वेशंस को बना लोगे और जो भी इक्वेशन आएगी उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो मैं एक एग्जांपल के लिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक मैंने पर्टिकुलर नंबर ले लिया है 45 अगर टोटल मार्बल हैं तो 35 अगर जॉन के पास है तो इसके पास ऑब्वियस सी चीज़ है कितने होंगे, 10 होंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना होना है 45, तो 35 प्लस 10 क्या होगा 45, ठीक है। तो बच्चों इसमें ये कह रहा है कि ईच यानी ईच लोगों ने
5 मार्बल को लॉस्ट कर दिया, यानी इसके पास भी 5 चले गए हैं और इसके पास भी 5 चले गए। अब यहाँ पर ईच वर्ड इसीलिए मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ, कहीं आप ऐसा मत कर देना कि दोनों का मिलाकर 5, यानी कि 45 से अगर 5 माइनस करेंगे तो 40 आएगा, लेकिन 40 नहीं, उसके पास 35 बचेंगे। क्यों? क्योंकि 35 माइनस 5 कितना होगा? 30 होगा, और 10 माइनस 5 क्या होगा? 5 होगा। तो बच्चों टोटल कितने बचेंगे अभी? 35। मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया, लेकिन हमें सम से अभी मतलब नहीं है, क्योंकि 5 मार्बल लॉस्ट होने के बाद जो चीज गिवन है वो आगे गिवन है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 1 to 4, यानी जो अब उनके पास जो मार्बल हैं उनका प्रोडक्ट दिया है 124, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएंगे आपके ये वाले नंबर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है आपको 124। वैसे 150 आ रहे हैं यहाँ पे, बट मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है 30 एंड 50। तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली कुछ वैल्यू आएगी, बट वो इससे मैच नहीं होगी क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमने नहीं ली है। तो इट्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो यानी कि उनके पास कितने मार्बल इंडिविजुअली होंगे, ये आपको क्या करना है? पता करना है। तो 45 टोटल हैं, बट हमें इंडिविजुअली फाइंड करना है। तो बच्चों आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। तो बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में जो आपका वेरिएबल होता है, अननोन वैल्यू होती है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, और वेरिएबल आप सभी जानते हैं एक्स, वाई एंड जेड होते हैं। तो इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों सबसे पहले जॉन एंड जीवंती जो हैं उनके मार्बल्स को हम क्या करेंगे? यहाँ पे नोट करेंगे। तो जॉन के पास मुझे क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। तो लेट द जॉन हैव मार्बल कितने बच्चों? एक्स। तो ये आप समझिएगा, आप पूरा सेंटेंस लिख लेना, लेट द जॉन, लेट द मार्बल पजेस्ड बाई, या फिर लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव इक्वल टू एक्स। कुछ भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो लैंग्वेज इज नॉट अ बिग डील फॉर यू, आई थिंक सो। ठीक है, आप 10th में है तो इतना आप फॉर्म कर लेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, आप सेंटेंस को कंप्लीट कर लेना, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, या मैं लिख देता हूं बच्चों आपको दिक्कत ना हो, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव इक्वल टू एक्स। बच्चों सिंपल सी चीज आप मुझे बताइए, जॉन के पास एक्स मार्बल है, तो सिंपल सी चीज ये मैं आपसे कहना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, उन दोनों के पास कितने मार्बल हैं? उन दोनों के पास टोटल 45 मार्बल है। कितने मार्बल हैं प्यारे बच्चों? 45 मार्बल है। लेकिन जॉन के पास कितने? अभी हमने डिस्कस किया जॉन के पास कितने? एक्स है, प्लस जो जीवंती है उसके पास कितने होने चाहिए कि टोटल 45 आ जाए? तो यानी हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, और अगर हमें क्वेश्चन मार्क यानी जीवंती की वैल्यू को निकालना है, यानी जीवंती के पास कितने मार्बल हैं, तो वो कितने हो जाएंगे बच्चों? 45, और ये x ट्रांसपोज होकर इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। सो द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है। सो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है स्टूडेंट, और बहुत ही जगह पे यूज होगी। लाइक कभी आपको सम दिया होगा दो नंबर का, ठीक है, फिर उनका प्रोडक्ट गिवन होगा, तो सम गिवन होगा, तो एक नंबर को अगर x मानेंगे तो दूसरा नंबर सम माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरह से ये सम दिया गया है, तो दूसरी वैल्यू क्या हो रही है? सम माइनस एक्स, या एक्स वाई जो भी मान रहे हैं, तो सम माइनस वाई हो जाएगा। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। तो द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव, बच्चों कितना होगा? ऑब्वियस सी चीज है, 45 और माइनस में कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये x है और ये कितना है? 45 माइनस एक्स है। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है? एक बार आप इतना नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल बाई ईच ऑफ देम, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स बाई ईच ऑफ देम, तो यहाँ पे हम लोग इसको इरेज करेंगे। The number of marbles they now have individually after losing, ठीक है, after losing, प्यारे बच्चों
आफ्टर लूजिंग 5 marbles by each of them they now have अब बच्चों सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर आपके पास जॉन के पास पहले x मार्बल थे, तो x मार्बल अगर थे इसके पास और इसने 5 मार्बल को लूज कर दिया है, तो सिंपल सी चीज़ है, अब इसके पास कितने बचेंगे, x माइनस 5 बचेगा। क्यों? क्योंकि पहले x था, अब x माइनस 5 हो जाएगा। तो जॉन दे नाउ हैव, तो जॉन जो है बच्चों उसके पास कितने होंगे, x माइनस 5, और जो जीवंती है गर्ल उसके पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स। माइनस एक्स तो पहले थे उसके पास, अब इससे 5 कम हो चुके हैं, तो यहां पर भी क्या आएगा, -5। तो बच्चों ये दोनों चीज़ें समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन आप तभी प्रोसीड कर पाएंगे जब ये दोनों चीज़ें समझ। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जॉन के पास पहले x थे, उसने 5 लूज कर दिए, अब उसके पास कितने होंगे, x माइनस 5। जॉन के पास पहले कितने थे, 45 माइनस एक्स। तो आपको इसको ध्यान देना है, तो इस टोटल से जो हो वैल्यू माइनस होगी वो क्या होगी, 5 माइनस होगी, तो 45 माइनस एक्स। लेकिन क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 45 माइनस 5 कितना है, 40, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा x। प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 40 माइनस एक्स, और ये कितना है, x माइनस 5, ये 40 माइनस एक्स। तो ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं आपके पास, आई होप सो। तो इट इज़ वेरी मच क्लियर। वंस यू नोट इट डाउन देन वी विल प्रोसीड फर्दर। आपने नोट कर लिया होगा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, नाउ विल प्रोसीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इरेज दिस। तो इसका काम हमारे पास खत्म हो चुका है। देन बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो दोनों का प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ तक हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स, तो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5, प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो 124 उन दोनों का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट अब नाउ हैव कितने, इसके पास x माइनस 5 है और इसके पास कितना है, 40 माइनस एक्स है। तो मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इक्वल टू 124, 124। तो प्रोडक्ट ऑफ मार्बल यानी इसका x माइनस 5 और उसका 45 माइनस एक्स, तो यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी x माइनस 5 और ये 40 माइनस एक्स इक्वल टू, तो बच्चों ये फाइनल इक्वेशन है, बट दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वी विल मेक द स्टैंडर्ड फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू ब्रैकेट्स, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर सकते हैं, जो इधर वाला पार्ट है या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इधर मैं इरेज कर देता हूँ बच्चों, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, तो हमें इस तरह से इरेज करके करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं लेकर के जाऊँगा बच्चों तो वहाँ पर फिर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वाली इक्वेशन को हम लेकर यहाँ पर आएंगे और फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बच्चों ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, अगर आपको नोट करना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो फाइनल चीज़ मुझे अब रखना है वो रखनी है ये वाली इक्वेशन, और उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है।
तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसको करते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो द इक्वेशन इज x माइनस 545 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x माइनस 545 माइनस एक्स, सॉरी 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। क्या बच्चों ये चीज़ क्लियर है आपको? 124 आ रहा है, कितना आ रहा है? 124। तो बस आपको क्या करना है, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है, यानी x मल्टीप्लाई होगा 40 से तो कितना आएगा 40x। बहुत ही सिंपल है। ये x मल्टीप्लाई होगा x माइनस एक्स से तो कितना आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। ये 5 मल्टीप्लाई होगा 40 से माइनस 200। ये माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स से तो 5x। प्यारे बच्चों 124 के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल टू 124 मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं, अरेंज करते हैं। तो 40x ये है और 5x ये है। तो जो x वाली टर्म है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो जान लें कि जो x वाली जो टर्म होती है इनको हम एक साथ रखते हैं, जो कांस्टेंट वाली टर्म होती है इनको एक साथ रखते हैं, और जो हमारी स्क्वायर वाली टर्म होती है इनको एक साथ। तो आइए बच्चों लिख लेते हैं इसको माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद आप सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या होती है, तो उस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगी फाइनली। तो पहले स्क्वायर वाली लिख दी, फिर एक्स वाली लिखेंगे, फिर जो कांस्टेंट बचेगा। तो स्क्वायर वाली लिख दी है, ये वाली यहाँ पर, फिर आपके पास जो x वाली है, तो x 40x है प्लस में और 5x भी प्लस में। तो प्लस में कितना आएगा 45x, और जो कांस्टेंट वाली टर्म है, एक टर्म तो इधर है लेकिन एक इधर है, तो दोनों को इधर लेकर आएंगे। जब दोनों को इधर लाएंगे तो माइनस 200 तो है ही है, और ये वाला कितना हो जाएगा इक्वल टू 0। क्या इतनी कहानी आपको क्लियर हो रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए थोड़ा सा कांस्टेंट को और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 और माइनस 124, तो माइनस 324 इक्वल टू 0। बच्चों जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो आपकी कोशिश हमेशा ये रहती है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो, बाकी अंदर निगेटिव चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कुछ भी आप कह लीजिए, इज जस्ट सेइंग सेम थिंग इन डिफरेंट वेज। तो माइनस 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई या माइनस कॉमन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। तो माइनस 1 चलिए कॉमन ले लेते हैं जिससे आपको ईजी लगे। तो माइनस इससे कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर, इससे कॉमन लिया तो 45x माइनस का, इससे लेंगे तो प्लस 324। अब बच्चों इक्वल टू 0 है, तो माइनस 1 तो 0 होगा नहीं, तो माइनस 1 0 के नीचे जाएगा। तो 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो मैं कह सकता हूँ फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन आएगी, क्या वो ये आएगी? क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर है? एक बार आप इतना नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आइए जो फाइनल इक्वेशन है हमारे पास वो ये है बच्चों। तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो बच्चों इसमें भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आपको ध्यान से समझना है। आपने इसको नोट कर लिया, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों आइए अब हम लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना देखते हैं। तो फैक्टराइजेशन जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट को। प्यारे बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट आप सभी जानते हैं, 9th में कर चुके हैं और 10th में भी आप कर रहे हैं, जैसे कि हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको किया था। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 45x है, क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। तो बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट में आप क्या करते थे, आप देखते थे कि a और c जो होता था उन दोनों का मल्टीप्लाई के फैक्टर, जब आप फैक्टर करेंगे तो जब कंबाइन करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए,
बीच वाला आना चाहिए। तो दो ऐसे फैक्टर को फाइंड करना है जिससे आपका ये बीच वाला स्प्लिट हो जाए। तो दो ऐसे फैक्टर जिनका प्रोडक्ट AC के इक्वल आ जाए और बीच वाला क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए। तो बच्चों 324 है, फाइनली हमने कॉपी कर लिया। तो 324 आइए मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। तो बच्चों 324 के आप क्या करने लगेंगे, तुरंत फैक्टर। सारे बच्चे ऐसे करेंगे, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है बच्चों। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी आपको मैथ में कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना है तो बच्चों कुछ चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, वो आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट थिंग कि स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो आप ये भूल जाओ कि मैथ में आपकी स्पीड बनेगी, ठीक है। तो आपको 324 देखकर क्या लगता है, क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है? एटलीस्ट 25 तक के स्क्वायर अगर आपको मैथ में अच्छा करना है तो लर्न होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये स्क्वायर है आपका 18 का। तो अब बताओ, अब आपको फैक्टर करने की जरूरत होगी। स्क्वायर आपको पता चल गया तो 18 इंटू 18 ही तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। बताइए क्या फैक्टर करने की जरूरत है अगर आप स्क्वायर याद है। वरना फिर आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे और कहीं ना कहीं आपका 2 से 3 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अगर 324 18 का स्क्वायर है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि 25 तक के स्क्वायर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 तक के बच्चों क्यूब अगर आपने लर्न नहीं किए तो 25 तक के स्क्वायर, 15 तक के क्यूब अगर आपको मैथ में परफेक्ट बनना है, और 20 तक की टेबल। इतना तो आना ही चाहिए, इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, बट इतना आपको अगर आना है तो मैथ में आप 60 to 70% स्पीड को इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है, आपको इसको याद करना है, लर्न करना है। तो बच्चों इसका काम खत्म हो गया। अब हमें 18 में ही अरेंजमेंट करना है, यानी 18 के फैक्टर क्या करें जिससे हमारा 45 आ जाए। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, 18 का स्क्वायर यानी 18 इंटू 18 हमने लिख दिया। हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 9 इंटू 18। अब बच्चों ऐसे इसको स्प्लिट करना है जिससे 45 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर, तो 18 इंटू 9 से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 18 हो नहीं सकता क्योंकि 18 और 18 क्या आ जाएगा 36, तो वो तो हो नहीं सकता। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि 2 और 18 ले लें और 9 को अलग कर दें। तो 2 और 18 अगर लेंगे तो कितना होगा 36, और 9 को अलग करेंगे तो कितना होगा 9, और 36 प्लस 9 क्या होगा 45 होगा। ये सभी बच्चों को पता चल गया। ये कितना होगा 45, और इन दोनों का प्रोडक्ट वही होगा 324 AC। तो बस हमारे पास नंबर आ चुके हैं। अब दोनों का सम माइनस है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर देना है। तो प्रोडक्ट तो प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो बस हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। तो बच्चों 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन लेंगे तो बच्चों बचेगा x 36, और यहाँ पे बच्चों 9 कॉमन लेंगे तो कोई टेंशन लेना नहीं है आपको, जो यहाँ पे बचा है वही यहाँ पर भी बचेगा। तो x माइनस 36 कॉमन आएगा दोनों से, x माइनस 9 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ये हमारी आ गई। अब यहाँ पर दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। तो x या तो क्या होगा बच्चों, कहने का मीनिंग है कि x माइनस 36 0 होगा। तो x कितना आएगा 36, एंड इफ x माइनस 9 0 होगा तो x कितना आएगा 9। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई हैं। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टू वैल्यूज, टू वैल्यूज क्यों आई हैं? तो याद करिए स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, एक बार आप इसको नोट करिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा मुझे चाहिए होगा, तो आप नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के उसका।
अब याद करिए स्टार्टिंग में हमने जॉन के पास कितने मार्बल कंसीडर किए थे। जो हमारा जॉन है उसको हमने बोले थे कि आपके पास x है, और जो जीवंती है उसको हमने बोले थे कि आपके पास बाकी ये 45 माइनस x है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है बच्चों, अगर x यहाँ पर 36 है तो यहाँ पर जॉन के पास कितने हो गए, 36 हो गए, और इसके पास क्या होंगे, x रख देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बच्चों एक केस ये बनेगा, यानी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको ये समझना है कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी दो x की वैल्यू पॉसिबल है, जिसके लिए ये पूरी की पूरी सिचुएशन ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज कर दें, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि जॉन के पास 36 थे और इसके पास 9 थे, तो जॉन के पास अब मैं इसका जीवंती वाला दे दूं, यानी 9 दे दूं, और जीवंती को जॉन वाला दे दूं 36। तो आप बताइए, इधर भी सम 45 आएगा और इधर भी सम कितना आएगा, 45 आएगा। और बताइए क्या दोनों का प्रोडक्ट भी 124 आएगा? सॉरी, जब 5 मार्बल दोनों लॉस्ट कर देंगे तो नंबर तो सेम ही आएंगे। अगर ये 5 लॉस करेगा तो अब यहां पर मैं इरेज करके आपको बता देता हूं। तो सम वाली बात क्लियर हो गई कि सम दोनों ही सिचुएशन में सेटिस्फाई करेगा और प्रोडक्ट भी दोनों ही सिचुएशन में सेटिस्फाई करेगा। अब आइए मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो सम यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गया है। अब इसके पास 5 मार्बल लॉस हो गए, तो 5 मार्बल अगर लॉस हो गए तो अब इसके पास कितने बचे होंगे, 9 माइनस 5। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो कितने बचे होंगे आप मुझे बताइए, 9 माइनस 5 बचे होंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 9 माइनस 5 यानी कितना बचा होगा, 4। तो ये रिमेनिंग है इस वाले केस में जो इधर लिखा है मैंने, बाकी उसमें भी कैलकुलेट करेंगे। इसके पास 36 माइनस 5 बचेंगे, यानी कितना होगा, 31। अब बताइए ये रिमेनिंग का जो प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन है, क्या ये सेटिस्फाइड होगा? तो 4 इंटू 31 कितना होगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब यहाँ पर देख लो, 36 में अगर रिमेनिंग निकालेंगे, 5 लॉस्ट हो चुके हैं तो 31, और इसके पास 9 थे, तो इसके पास अब 5 लॉस होने के बाद 9 में से 5 लेस होगा, 9 में से 5 क्या होगा, लेस होगा, तो कितना बचेगा, 4। तो यानी यहाँ पर 4, तो 4 1 जा आप निकाल सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 24। तो क्या दोनों ही सिचुएशन सेटिस्फाइड हो रही? तो इसका मतलब ये हुआ कि x की दो वैल्यू पॉसिबल है, यानी इधर ऑफ द केस इज पॉसिबल। अगर जॉन के पास 9 होंगे, जॉन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 होने पड़ेंगे, और जॉन के पास 9 होंगे तो 36, यानी दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये चीज़ बच्चों आपको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि एग्जाम में जब आप फाइनली क्वेश्चन को कंक्लूड करोगे तो वहाँ पर आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे कि इधर दिस वैल्यू इज पॉसिबल और दिस वैल्यू इज पॉसिबल, इधर जॉन हैव 36 एंड जीवंती हैव 9, और जॉन हैव 9 और एंड जीवंती हैव 36। तो 9 इसके पास अगर हो जाएंगे तो इसका 36 फिक्स हो जाएगा, और इसके पास 36 हो जाएंगे तो इसका 9 फिक्स हो जाएगा। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में चीज़ें क्या रहेंगी बच्चों, सेटिस्फाइड रहेंगी। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आइए, अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, तो बच्चों एकदम आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ईच कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में ये भी प्रॉब्लम दी गई है, इसको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो कहते हैं कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। तो वो क्या करती है, कोई सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को क्या कर सकती है, प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रूपी। तो जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की ऑफ ईच टॉय was found
टू बी 55 माइनस, अब ये 55 जो नंबर है ये इंपॉर्टेंट है, तो 55 माइनस द नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस। तो बच्चों स्टेटमेंट तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन मैं आपको ब्रेकअप करके यहाँ पे समझाऊंगा। एक छोटा सा एग्जांपल जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसा एग्जांपल लेकर के मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो चीज़ें थोड़ी सी आपको क्लियर होंगी, फिर हम वेरिएबल पे आएंगे और फिर एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो किसी पर्टिकुलर डे पे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। तो किसी पर्टिकुलर डे पे जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो क्या थी, 750 थी। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमें क्या करना है कि उस डे में नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए थे ये फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, आइए अब हम लोग समझते हैं इसको कि कॉटेज इंडस्ट्री में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज टू बी फाउंड 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। तो नंबर ऑफ टॉयज, अब मान लीजिए नंबर ऑफ टॉयज अगर किसी डे में 20 बनाए जाते हैं, कितने बनाए जाते हैं, 20 बनाए, आप समझना है यहाँ पे ध्यान से। तो जो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय जो ईच टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए, 20, यानी कि एक की जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, 35, यानी कि 55 फिक्स वैल्यू है, आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। जो आपको चेंज करने, आप 20 प्रोड्यूस कर लो एक दिन में, आप 30 प्रोड्यूस कर लो। अगर आप 30 प्रोड्यूस करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, 55 माइनस 30, फिर जो भी आएगा 25 वो हो जाएगा वन टॉय की कॉस्ट। तो ईच टॉय यहाँ पर लिखा गया इसीलिए। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और ये जो 20 है ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। अब एक सिंपल सी चीज़ बताइए कि आपके पास, आप मार्केट जाते हैं और आप एक टॉय लेते हैं, ठीक है, एक टॉय लेते हैं। तो अगर आप एक टॉय लेते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है 10 रुपीज़ है मान लीजिए, या 20 ही ले लीजिए आप। तो 10 टॉय की कॉस्ट कितनी होगी, 10 टॉय की कॉस्ट कितनी होगी भाई, 1 की 20 तो 10 की क्या होगी, 200, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 आ जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, यानी 20 टॉयज क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एक टॉय की कॉस्ट यानी 20 टॉयज बन रहे हैं और एक की कॉस्ट हमको गिवन है 35। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, यानी टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, टोटल कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ वन टॉय यानी नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय। क्योंकि यहां पर हम इस चीज को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 750, वो क्या है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 दी गई है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं ना कहीं इससे फाइंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम वेरिएबल को लेकर के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कहानी आपको एकदम अच्छे से क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टॉयज 20 थे आपके पास ना, आपने किसी फैक्ट्री में 20 टॉयज को प्रोड्यूस किया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय है वो 55 फिक्स वैल्यू आपको क्वेश्चन में इटसेल्फ गिवन है, और यहाँ पर माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, यानी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हमारे पास कितने 20, तो ये 20 आ गया। तो जिससे हमें ईच टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगी 35। और आगे यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो गया पार्ट। अब हम आगे चलते हैं, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
टोटल कॉस्ट क्या होगी, आपको मैंने एक एग्जांपल से बताया कि 1 टॉय जो है 20 रुपीज़ का है, तो 10 10 टॉय की कॉस्ट क्या होगी भाई, 10 नंबर हो गए आपके और 20 रुपये एक टॉय की कॉस्ट है, तो 20 इंटू 10 यानी कितना आ जाएगा 200। तो टोटल कॉस्ट नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, ठीक है। तो इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन है, इट वाज जस्ट फॉर एग्जांपल, जिससे आप जो आगे हम करेंगे वेरिएबल वाला पार्ट उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें कुछ भी नोट करने वाली चीज़ नहीं है, कोई नोट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको क्या करने वाले हैं, आगे वेरिएबल्स में लेकर के कंप्लीट एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टॉयज लेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, और यहाँ पर दैट्स ऑल, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर हम एक्चुअल क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे कि एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर कैसे होगा। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ड प्रॉब्लम में हमें वेरिएबल लेना पड़ता है, तो आप जनरली क्या वेरिएबल लेते हैं, एक्स वाई या जेड में से कुछ भी ले सकते हैं। तो आप बताइए मैं क्या ले लूँ, मैं एक्स ले लेता हूँ या फिर वाई ले सकता हूँ, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको ले लेते हैं एक्स, और एक्स हम एक वेरिएबल को लेंगे, तो दूसरी चीज़ हम एक्स के टर्म में फाइंड कर लेंगे। तो मुझे क्या लेना चाहिए, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस, तो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। अब हमारे लिए सर्टेन जो वर्ड है ये अननोन है, तो इसी को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। तो लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज produced each day इक्वल टू कितना है, x। क्या ये कहानी आपको क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय किसके इक्वल होगी, 55 माइनस एक्स। भी सिंपल सी चीज अभी हमने डिस्कस की। और नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितने, एक्स, क्योंकि यही तो कह रहा है कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, तो नंबर ऑफ टॉयज हमने एक्स लिया था, अब नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये एक टॉय की कॉस्ट है और इतने टोटल आपके प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। देन ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो अगर एक्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और एक की कॉस्ट ये है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। भाई इतने कॉस्ट, इतनी टॉयज हैं और इस टॉय की कॉस्ट ये है। तो 1 टॉय जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि 20 टॉयज हैं और एक की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, या फिर 20 रुपीज़ है, 10 की क्या होगी, 20 रुपीज़ एक की कॉस्ट है तो 10 की क्या होगी, 10 इंटू 20 यानी 200, यानी यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो जाएगी x इंटू 55 माइनस एक्स, और वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल है किसके, 750 के। तो एक बार प्यारे बच्चों इतना नोट कर लो आप। सो स्टूडेंट्स, आपने इतना नोट कर लिया होगा बच्चों। तो अब हमारे पास जो काम की चीज़ है बच्चों, वो जो है टोटल कॉस्ट का जो इक्वेशन बनी है, ठीक है। तो इस वाले को हम यहाँ पे रखेंगे और बाकी चीज़ें इरेज कर देते हैं क्योंकि स्पेस यहाँ पर कम है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि टोटल कॉस्ट यहाँ पे कैसे फाइंड की। तो मैंने आपको पहले एक एग्जांपल लेकर के बताया, फिर इसके बाद हमने ऐसे कंप्लीट किया। तो आइए बच्चों अब हम टोटल कॉस्ट के जो एक्सप्रेशन है उसको ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बच्चों, बाहर एक वेरिएबल x है, कोई ब्रैकेट वगैरह भी नहीं है, तो 55 माइनस एक्स से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू 750। तो ये x मल्टीप्लाई होगा 55 से, तो
कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 55x और ये x मल्टीप्लाई होगा -x, तो -x² और इक्वल हो जाएगा 750 का। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? ये इधर आएगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे तो -x² प्लस 55x, क्योंकि बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पहले 2 पावर आएगी, फिर 1, फिर कांस्टेंट, पहले 2 पावर ले ली और ये 750, फिर 1 पावर के बाद 750 कांस्टेंट हमारा निगेटिव में आएगा। लेकिन बच्चों आपको मैंने बताया था कि इन जनरल हम क्या रखते हैं, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में किया था, -1 को कॉमन और यहाँ पर बचेगा x² माइनस 55x प्लस कितना बचेगा बच्चों, 750। तो x² माइनस 55x प्लस 750 और ये 0/-1 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो 0। अब बच्चों फाइनली हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक है वो आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आप यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड का। आइए अब हम लोग फैक्टराइजेशन को अप्लाई करते हैं। तो बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको AC के फैक्टर करने पड़ेंगे, यही तो करते हैं आप फैक्टराइजेशन। तो A तो 1 है, लेकिन C आपका कितना है, 750 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती होगी, 750 आएगा। तो 750 के ऐसे फैक्टर जिनका सम -55 हो, यानी 750 के फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि जो सम आ जाए वो -55 आ जाए। तो दोनों नेगेटिव भी हो सकता है, इनफैक्ट दोनों ही निगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट AC है वो पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव है और सम निगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट मतलब इनफैक्ट दोनों इंडिविजुअल नंबर क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो 750 के फैक्टर हमें करने पड़ेंगे। तो बच्चों 750 के फैक्टर क्या मैं ऐसे करूँगा, तो ऐसे तो मैं नहीं करने वाला, मैं इसको लिख दूंगा 20, क्योंकि मुझे पता है 7 जो बच्चों ये है मैं इसको लिख दूंगा 75 × 10। तो 0 लगा हुआ तो उसका बेनिफिट उठाएंगे, तो लिख देंगे 75 × 10। अब अगेन जो बड़ा बड़ा फैक्टर आएगा मेरे पास वो 75 का आएगा 25 और 3। तो बच्चों क्या आपको कुछ दिखा यहाँ पर? डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख गई होगी कि अगर मैं 3 और 10 को कंबाइन कर लेता हूँ यानी 30 कर देता हूँ और यहाँ पर 25 ही रहने देता हूँ, तो ध्यान दीजिए आप स्टूडेंट्स इन दोनों का जो सम है वो आप सभी फाइंड कर सकते हैं, 5 और 5। तो बच्चों 55 आ गया, हमें 55 ही चाहिए था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 55 चाहिए था। और यहाँ पर बच्चों अब आ जाता है साइन का, तो माइनस और माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस। तो बच्चों बस हमारे ये क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो x² माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750। ओके, तो x कॉमन ले लोगे, x कॉमन ले लेंगे, 30 कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 25। प्यारे बच्चों यहाँ से 30 कॉमन लेंगे तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, x माइनस 25 इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 25 कॉमन, तो x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर बच्चों दो फैक्टर आ गए, तो एक फैक्टर को आप 0 कर दीजिए, यानी कि इफ x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x कितना आएगा, 25। और इफ x माइनस 30 इक्वल टू 0, देन x कितना आएगा, 30। तो दो वैल्यूज मिल जाएंगी 25 एंड 30, 25 एंड 30।
तो बच्चों यहाँ पर आपको फिर अगेन दो वैल्यू मिल चुकी हैं और दोनों ही फिजिबल हैं, यानी दोनों ही पॉसिबल हैं, क्योंकि हमने x क्या लिया था, नंबर ऑफ टॉयज, और अगर हमने नंबर ऑफ टॉयज x लिया था तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आइए अब हम दोनों पॉसिबिलिटी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक बार इसको नोट करेंगे, देन हम लोग आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे, जिससे फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास चीज़ें यहाँ पर सेव रहेंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स x 25 है और x 30 है, तो सिग्निफिकेंस क्या है, मेन चीज़ हमें ये डिस्कस करना है, क्योंकि x की दो वैल्यू आ चुकी है। तो आइए अब हम लोग पूरा इरेज करेंगे, x 25 एंड 30 के अलावा हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इरेज कर देता हूँ उसको। तो x क्या था बच्चों, नंबर ऑफ टॉयज, तो यानी नंबर ऑफ टॉयज अगर 25 होंगे तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, देखते हैं। तो नंबर ऑफ टॉयज अगर 25 है, यानी नंबर ऑफ टॉयज 25 है, तो दूसरी चीज क्या थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। तो ईच टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो कॉस्ट ऑफ ईच, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस 25, यानी कितना आ जाएगा, 30। तो 30 जो आएगी वो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। तो ईच टॉय की कॉस्ट 30 है। तो अब बताइए, अगर नंबर ऑफ टॉयज में 25 लेता हूँ, यानी कि ये वाला लेता हूँ, तो दो केसेस हैं, मैं ये वाला अभी लिया हूँ, इसको अभी हम लेंगे। तो अगर 25 है और ये 30 है, तो क्या चीज़ें सेटिस्फाइड हो रही हैं, इन दोनों का आप प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि 750 आएगा। तो वही तो टोटल कॉस्ट होगी। टोटल कॉस्ट क्या होगी कि नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। तो 25 इंटू 30, यानी भाई आप सभी जानते हैं 25 3 जा कितना होता है 75, और एक जीरो लगा देंगे, तो ये भी सेटिस्फाइड है। तो क्या यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक एक्स आप ले लेंगे 25, तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी 30। तो ऐसी कंडीशन को दो x की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, x 30 है, तो x 30 है, नंबर ऑफ टॉयज, यानी हमने नंबर ऑफ टॉयज लिए थे x को, तो नंबर ऑफ टॉयज अगर 30 होंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी ईच टॉय। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं करना है। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या होगी, 55 माइनस 30, प्यारे बच्चों कितनी आएगी 25। अब 30 टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 25 है, ये आई होप समझ रहे होगे। तो टोटल क्या आएगा, मतलब टोटल जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो कितनी आ जाएगी, दोनों का मल्टीप्लाई और सेम ही नंबर है, तो आंसर भी कितना आएगा 750। तो रुपीज़ 750 आ जाएगी, रुपीज़ 750 आ जाएगी। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो बच्चों ये था आपका एक्सप्लेनेशन कि दो वैल्यूज़ अगर हैं तो उनमें से गलत नहीं है, आप किसी वैल्यू को लॉजिकली रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, इधर 25 टॉयज आर प्रोड्यूस देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी 30, या फिर 30 टॉयज आर प्रोड्यूस देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी 25। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर आपको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है बच्चों। ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, दोनों ही क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेंगे, हम लोग करते हैं नेक्स्ट। तो जो फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम क्या हो 27। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि दो नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो आप क्या करोगे, लेट कर लोगे, लेट
द वन नंबर इज x। तो बच्चों अगर x एक नंबर है तो सिंपल सी चीज बताइए, दो नंबर का जो सम है वो 27 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो x प्लस जो दूसरा नंबर है वो मुझे नहीं पता है, वो निकालना है 27, क्योंकि एक मैंने x मान लिया है और दूसरा मुझे निकालना है, तो इक्वल टू 27, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस एक्स। तो जो सेकंड नंबर है वो क्या है बच्चों? जो सेकंड नंबर है वो 27 माइनस एक्स है। तो x यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 27 माइनस एक्स, तो अदर नंबर क्या हो गया? 27। सो द अदर नंबर (27 माइनस एक्स). क्या आपको ये चीज क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वो कितना है बच्चों? 182 है। तो 182, तो नंबर हमारे पास क्या? नंबर x है और क्या है? 27 माइनस एक्स। तो x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 182। क्या बच्चों ये चीज़ क्लियर है? एक बार आप इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? तो आई होप ये आप नोट कर लेंगे। तो बच्चों कुछ नहीं करना, अब आपका ये चीज़ मेन पार्ट था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, आइए। तो x का 27 में 27x, x का माइनस x में माइनस एक्स स्क्वायर 182 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। क्या ये कहानी क्लियर है? अब जैसे बच्चों आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखी थी अभी, क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पहली चीज़ तो एक्स स्क्वायर पहले आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर सी आएगा। तो ये समझाने के लिए था, इसको इरेज कर देता हूँ और हम लोग आगे कंप्लीट करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस हमारे पास माइनस है तो पहले माइनस ले लेंगे, देन आगे उसको हटा देंगे कॉमन लेकर के, जैसा कि हमने पिछले दो क्वेश्चन में किया था। तो माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन सबसे पहले अरेंज करेंगे, क्योंकि अरेंज करने में ही स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। तो अरेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी अरेंज कर रहा हूँ, कॉमन नहीं ले रहा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा? 27x, फिर क्या आएगा बच्चों? माइनस 182। तो अभी अरेंज किया है, साइन वगैरह कॉमन नहीं लिया। अब -1 को कॉमन ले लेंगे बच्चों, -1 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर 27x और प्लस क्या हो जाएगा? तो बच्चों ये चीज़ आप सभी बच्चों को पता है कि जब भी आप माइनस को कॉमन लेते हो तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं? रिवर्स हो जाते हैं। या फिर जब माइनस अंदर जाता है तो भी साइन क्या हो जाते हैं? रिवर्स हो जाती है। यानी पॉजिटिव चीज़ निगेटिव हो जाएगी और निगेटिव चीज़ क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो निगेटिव चीज़ क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव चीज़ क्या होगी? निगेटिव। निगेटिव चीज़ क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, अब ये -1 नीचे जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0 बाई -1 कितना होगा? 0, क्योंकि आप सभी को पता है कि 0 बाई एनी नंबर, ये हम 9th में भी कर चुके हैं, क्या होता है? 0 होता है। और एनी नंबर अपॉन में 0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड। तो ये दो चीज़ें आपको हमेशा लाइफ में याद रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर काम आ रही है और वजह भी इंपॉर्टेंट आ जाएंगे। 5 स्टार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आइए इसको इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर लेना इसको।
तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई माइनस वगैरह कॉमन लेकर के। अब हमें कुछ दिक्कत नहीं है, 182 के क्या कर देने, फैक्टर कर देने। तो 182 के क्या करेंगे, फैक्टर। तो 182 मुझे नहीं पता है कि कैसा नंबर है। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है सॉरी। तो यहाँ पे मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ। तो 182 ले लेंगे। तो 182 के फैक्टर हमें करने पड़ेंगे क्योंकि हमें भी नहीं पता ये क्या होगा, तो मजबूरी है करना पड़ेगा। 2 9 जे क्या होगा, 18 एंड 2 1। बच्चों 91 13 की टेबल में आता है, तो 13 7 जा यानी 7 से लेकर के जाएंगे, 7 1 जा 7 7 3 जा 20। तो समझ रहे बच्चों आपको टेबल का कितना बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपको नहीं पता तो आप बैठे रहोगे फिर। तो 182 का जो फैक्टर होगा वो 2 इंटू 7 इंटू 13। अब बताइए कैसे हम इसको करें अरेंज फैक्टर को कि -27 आ जाए। सिंपल सी चीज है, 7 2 जा क्या होता है 14 इंटू 13। तो दोनों को निगेटिव कर दो क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो 182 को मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों माइनस, हाँ क्योंकि सम का साइन माइनस है तो दोनों निगेटिव लेने पड़ेंगे, तभी जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो -14 यानी एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182। x कॉमन ले लेंगे, इससे जो भी कॉमन आएगा वो ले लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो x बचेगा -14। बच्चों 13। अब आपको एक ट्रिक बताया मैंने, या बताता हूँ, पॉलिनोमियल में बताई थी कि अगर आपके पास ये वैल्यू मिल जाती है तो आप ये सोचो कि यहाँ पर ये x या 2x जो भी बचा है वो कैसे बनेगा, वो कॉमन ले लो। आपको इसमें डिवाइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो जो यहाँ पर आएगा वही लिख दो। बस आपको x वाला फैक्टर देखना है। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, आपका x आ जाएगा। तो x यहाँ पर है तो x आएगा, और x क्या आया 13 कॉमन लेने से, तो 13 ही बाहर आएगा। और 182 को आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जो नंबर यहाँ लिखा है वही लिख दो। क्या ये चीज़ समझ में आई? तो बच्चों दोनों में से x -14 कॉमन और x -13, तो x -14 इंटू x -13। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कंडीशनल। दैट मीन्स कि अगर ये फैक्टर 0 है तो x क्या होगा 14। तो एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो ये 182 है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बच्चों इतना नोट कर लिया तो मैं इरेज करके फिर आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं। तो जो फाइनली आपको याद रखना है वो ये वाला फैक्टराइजेशन है। तो बच्चों x -14 आपका और x -13। तो x हमारा क्या था, x नंबर था। आप याद करिए x क्या था, नंबर था। तो if just a second students, if if x -14
इफ x माइनस 14, तो देर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, 0 होगा तो x कितना आएगा, 14 आएगा। तो x अगर 14 है तो ये फर्स्ट नंबर था, तो सेकंड नंबर क्या होगा, अभी दोनों का सम कितना है, 27 है, तो दोनों का सम अगर 27 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर होगा 27 माइनस एक्स। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था 27 माइनस 14 यानी कितना आ जाएगा, 13। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि फर्स्ट नंबर ये हो और सेकंड नंबर ये हो, यानी फर्स्ट नंबर 14 हो और सेकंड नंबर 13 हो। दूसरी पॉसिबिलिटी, अभी हमने इस वाले फैक्टर को 0 किया है, अब इस वाले फैक्टर को भी 0 करेंगे, तो इफ लिखेंगे बच्चों, इफ x माइनस 13 वाला जो फैक्टर है वो 0 होगा तो x कितना आएगा, 13, और अगर x 13 है तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, तो सेकंड नंबर क्या होगा, आप सभी को पता है 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 13। 27 माइनस 13, 27 माइनस 13 का मतलब होगा 14। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। तो बच्चों की दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है, तो डेफिनेटली दोनों ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो सकती है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो सकती है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल होने का इंटरप्रिटेशन क्या है या प्रैक्टिकली इसका मीनिंग क्या है। तो बच्चों प्रैक्टिकली मीनिंग ये है कि जब आप इन दोनों नंबर का सम करेंगे तो वो 27 आएगा और यहाँ पर भी कितना आएगा, 27 आएगा। और जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे यानी सम कर रहे हैं तब भी चीज़ें सेटिस्फाइड है और प्रोडक्ट कर रहे हैं तब भी सेटिस्फाइड है। सम कर रहे हैं तब भी सेटिस्फाइड है और प्रोडक्ट कर रहे हैं तब भी क्या है, सेटिस्फाइड है। तो दोनों ही कंडीशन में चीज़ें सेटिस्फाइड है, और अगर दोनों ही कंडीशन में चीज़ें सेटिस्फाइड है यानी कि प्रोडक्ट और सम दोनों ही केसेस में चीज़ें सेटिस्फाइड है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 14 एंड सेकेंड नंबर 13, फर्स्ट नंबर 13 एंड सेकेंड नंबर 14। तो चीज़ें रिवर्स हो रही है और आप सभी को पता है कि रिवर्स करने में बच्चों सम एंड प्रोडक्ट दोनों कभी चेंज नहीं होते। आप सभी को पता है कि 3 इंटू 2 वही होता है जो 2 इंटू 3 होता है, और 3 प्लस 2 भी वही होता है जो 2 प्लस 3 होता है। तो आई होप बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ये हमारा था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे। स्टेटमेंट क्या है आपके बच्चों, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों पॉजिटिव इंटीजर आप सभी जानते हैं क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जैसे सपोज करिए आपके पास एक नंबर x है, ठीक है, तो एक नंबर x है अगर आपके पास, तो बच्चों यहाँ पे दूसरा नंबर क्या होगा, आप सभी कह सकते हैं कि दूसरा नंबर सर होगा x प्लस 1। क्यों, क्योंकि आपको कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं, यानी ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होगा कि लगातार होने चाहिए। तो एक अगर x होगा तो एक x प्लस 1 होगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो जो इनका स्क्वायर होगा यानी x स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, तो इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 365 है। तो बच्चों लेट करेंगे यहाँ पे, लेट जो इंटीजर है वो ये है, और सम ऑफ स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ये होगा। तो ओपन कर देंगे, तो बच्चों ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर ही आएगा,
बट ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 365। तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस कितना होगा 2x प्लस 1 माइनस 365। तो बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों मेन चीज़ आती है कि नंबर काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 364 है, तो इनका जो फैक्टर होगा वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे करना। तो आइए देख लेते हैं बच्चों, 2 इंटू 364 के फैक्टर हमें करने पड़ेंगे कि उनका सम 2 आ जाए। तो आइए देखते हैं, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। देन बच्चों 7 से होगा, 7 1 जा 7, 3 जा, देन 13। तो ये आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो दो ए है वो 2 है और सी के फैक्टर हमने कर लिए, तो ए सी क्या बनेगा, फिर उसके फैक्टर आपको अरेंज करने होंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13। तो बच्चों इन फैक्टर्स में आपको ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिससे इनका सम कितना आ जाए, 2 आ जाए। प्यारे बच्चों 2 कैसे आएगा, आइए देखते हैं। तो बच्चों 7 2 जा क्या होगा 14 और 14 2 जा क्या होगा 28। अगर मैं इस तरह से ले लेता हूँ तो बच्चों यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं होता है। आप सब जानते हैं 9th क्लास से कि जब भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट को करते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। आपको क्या करना होगा, एट द मोमेंट डिसाइड करना होगा कि हमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे जिससे हमारा फैक्टर आ जाए। तो ये 14 है और 13 2 इधर बचेगा तो 6, 13 2 जा सॉरी 14 इंटू 2 है तो 28 हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, क्योंकि 7 2 जा 14 2 जा 28 और 2 इंटू 13 26, तो प्लस 28 माइनस 26। तो नेगेटिव आपका डेफिनेटली आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये AC जो है वो क्या है, नेगेटिव है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 26x माइनस 364। तो 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, 26 कॉमन लेंगे तो x, बच्चों माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा प्लस। तो मुझे आपको ट्रिक बता रखी है, मैंने ट्रिक क्या बता रखी है कि अंदर की टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे 14 आया तो यहाँ पे भी क्या आएगा 14, बस आपको फर्स्ट वाला मैच करना है। यहाँ पे x था तो x है, तो अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो इन दोनों से कॉमन आएगा x प्लस 14। तो मैं इरेज कर देता हूँ बच्चों, आप आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो जो कॉमन आएगा वो आएगा x प्लस 14 और अंदर x माइनस 26 बचेगा। तो x अगर ये 0 होगा तो x कितना होगा माइनस 14 और ये 0 होगा तो x कितना होगा 26। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो बच्चों क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो डेफिनेटली नॉट पॉसिबल लिख देंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा 26, यानी x 26 क्या हो जाएगा एक्सेप्ट। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि क्या आ जाएगा 27। तो यही आपका आंसर होगा। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर हमने फाइंड कर लिए स्टूडेंट्स। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये आपने 4th प्रॉब्लम को कर लिया है कंप्लीट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल आप सभी जानते हैं कैसा होता है, तो उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है।
देन आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से मैंने बना लिया है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप सभी बच्चों को पता है कि ये जो साइड होती है वो क्या होती है, आपको बेस होती है। तो बच्चों जिस पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल में जो बॉटम वाली साइड होगी वो क्या होगी, बेस होगी। और बच्चों जो ये वर्टिकल साइड होती है इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं या हाइट भी बोलते हैं। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर ये होगा, और ये क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस। तो आपको रिलेशन पता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई है तो आप सभी जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रिलेशन होता है, दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो आप सब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम आपने 9th में नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में जब इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वहां पर आपने यूज किया था, ठीक है। तो बच्चों वहां पर जब आपने यूज किया था तो आपने क्या यूज किया था कि ये जो हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर इक्वल होगा पी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हैं कि एच स्क्वायर जो होगा वो पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो यहाँ पर हम यूज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज योर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो द एल्टीट्यूड, यही परपेंडिकुलर ही क्या होता है, एल्टीट्यूड भी होता है इसी का, ठीक है। तो ये भी आपको एक न्यू वर्ड याद रखना है, एल्टीट्यूड हो गया, हाइट हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, दीज आर द सेम मीनिंग वर्ड। तो परपेंडिकुलर भी बोल सकता था या हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकता था। इस 7 सेंटीमीटर लेस, तो क्या है वो 7 सेंटीमीटर लेस है देन इट्स बेस, यानी जो हाइट की वैल्यू है, एल्टीट्यूड की वैल्यू है, वो 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से। तो प्यारे बच्चों अगर बेस हमारा x होगा तो एल्टीट्यूड हमारा कितना आना चाहिए, वो 7 लेस होगा, यानी x माइनस 7 हो जाएगा। इसमें आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एंड इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपको यहाँ पर डायरेक्ट दे दी गई है, दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो ये पूरी वैल्यू यानी ये हाइपोटेनस जो है आपकी वो कितनी है, 13 है। तो इनमें से अगर आपको कुछ भी नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। देन मैं आपको आगे यहाँ पर बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और हम रिलेशन का यूज़ करेंगे जो कि हमारा यहाँ पर होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, देन हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो मुझे पता चल गया एच ये है, पी ये है और बी ये है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरा एच क्या है। तो बच्चों एच जो है वो कितना है, एच मीन्स हाइपोटेनस, वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। पी कितना है, पी मीन्स परपेंडिकुलर, वो x माइनस 7 सेंटीमीटर, और b मीन्स बेस। तो बेस कितना हमने लेट किया है x। तो यहाँ पर आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कि लेट द बेस बी, लेट द बेस बी x। तो जो हमारा बेस है बच्चों वो क्या है, x है। अब इसको इरेज कर देंगे, जिससे हम जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये तो अंडरस्टैंड का पार्ट हो गया, जिससे जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए प्यारे बच्चों देखते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, यस। तो अब हमारे पास h13 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि h का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h कितना है 13 का स्क्वायर, p कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर, और b कितना है x का स्क्वायर। तो ये रिलेशन हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, x माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा, आप सभी जानते हैं बच्चों a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 और प्लस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। आई होप बच्चों यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्या किया है, सिंपली x माइनस 7 के स्क्वायर को ओपन कर दिया है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो 169 ये एक्स स्क्वायर है और ये भी बच्चों एक्स स्क्वायर है, तो मैं कह सकता हूँ 2x स्क्वायर। और प्यारे बच्चों यहाँ पर x वाली जो टर्म है वो कितनी है, -14x, क्योंकि 2 7 जा क्या होगा 14। अब एक 49 यानी 7 स्क्वायर बचेगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 49। अब हमें पता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, तो मैं इस वाली वैल्यू को इधर लेकर आऊँगा, तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 69 और माइनस 169। सॉरी आई एम सो सॉरी, ये 49 होगा बच्चों, माइनस 49। तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे 49, क्योंकि 49 यहाँ पर आ जाएगा। अब 49 माइनस 169 कितना होगा, आप सभी कह सकते हैं कि सर ये 120 हो जाएगा। तो जो फाइनली हमारी इक्वेशन बनेगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x स्क्वायर और बच्चों माइनस 14x और माइनस 120 इक्वल टू 0। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है बच्चों? तो अब हम इससे दो कॉमन ले सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी, जिससे हमारी इक्वेशन और सिंप्लीफाइड हो जाएगी। तो बच्चों इक्वेशन आने तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं कंप्लीट पेज में इक्वेशन को सॉल्व करने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ कि यहाँ पे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इस इक्वेशन को रखेंगे इस पेज में और बाकी सारी चीज़ें इरेज कर देंगे। तो आई होप ये चीज़ बच्चों क्लियर हो गई होगी। और फाइंड द साइड्स, तो फाइंड द साइड्स वगैरह हम फाइंड करेंगे। एक बार हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम सब कुछ फाइंड कर पाएंगे। तो बेस हमने x लेट किया था, इस चीज़ को हमें याद रखना है बस। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन को हम ऊपर लेकर आते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी दो कॉमन लेने पर जो बनेगी वो बनेगी बच्चों, दो इससे कॉमन लेंगे। तो जब आप इससे दो कॉमन लेंगे तो दो आपने कॉमन ले लिया है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बचेगा आपका, एक्स स्क्वायर के साथ दो है तो वो तो दो बाहर आ गया, तो यानी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे 14 है तो 14 को आप दो से जब डिवाइड करोगे तो 7x और देन यहाँ पे क्या बचेगा 60 इक्वल टू 0। तो ये दो इसके नीचे जाएगा और अगर ये दो इसके नीचे जाएगा तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ 0 बाई समथिंग क्या होता है 0 होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम क्या हो बच्चों -7 हो। ठीक है, तो 60 के फैक्टर आप कह सकते हैं कि 60 के सिर्फ फैक्टर कर लीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसको अरेंज करना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अरेंज करेंगे जिससे जो इसका सम है वो कितना है -7 आ जाए। तो अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 कर लेता हूँ तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4 और 4 3 से कितना होगा 12। तो ये 12 हो गया और ये 5, इन दोनों का डिफरेंस 7, यानी इसको नेगेटिव रखेंगे इसको पॉजिटिव, तभी तो आपका सम कितना आएगा -7 आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यानी बच्चों हो जाएगा x कॉमन यहाँ से, तो x अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना आएगा 12। ठीक है, x कॉमन लिया, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा स्टूडेंट्स, 5x आ जाएगा क्योंकि हमने 12 एंड 5 में इसको ब्रेक करेंगे।
जो हमारे फैक्टर हैं उनको ऐसे अरेंज करेंगे कि 12 एंड 5 हमें मिले, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे बट फैक्टराइजेशन आप सभी जानते हैं। तो 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12। तो अब इस पूरे से x माइनस 12, अब इस इक्वेशन का कोई काम नहीं है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जिससे हम यहाँ पे प्रॉपरली इसको कर पाएंगे। तो ये फैक्टर वगैरह आप नोट कर सकते हैं क्योंकि मुझे इसको भी इरेज करना पड़ेगा। तो इसको भी हम इरेज कर देते हैं एक बार, देन हमको थोड़ा सी जगह स्पेस मिल जाएगा जिससे हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो x माइनस 12 हो गया और x प्लस कितना हो गया बच्चों? डेफिनेटली आप कह सकते हैं सर x माइनस 12 अगर कॉमन आएगा तो x प्लस क्या बचेगा? 5 बचेगा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो यानी एक ब्रैकेट आपका ये वाला है और एक ब्रैकेट ये वाला है, और अगर इनका प्रोडक्ट 0 है तो प्रोडक्ट अगर 0 है तो डेफिनेटली या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर कौन सा फैक्टर 0 होगा? ये वाला 0 होगा। तो इफ़ x माइनस 12 इक्वल टू 0 देन x कितना आएगा? 12 आ जाएगा। एंड इफ x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो बच्चों 8 इक्वल टू 0 तो x कितना आएगा? माइनस 8 आएगा। तो क्या x माइनस 8 पॉसिबल है? तो नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो x है वो क्या है? साइड है। साइड कैन नॉट बी निगेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड कैन नॉट बी निगेटिव। तो एक्सेप्ट कौन सी होगी आपकी? 12 हो जाएगी। तो x 12 हमारा आ चुका है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बेस है वो कितना है? 12 है। और जो p होगा वो 12 माइनस 7 यानी कितना होगा बच्चों? 12 माइनस 7 क्या होता है? 5 होता है। और जो h है वो क्या होगा? 13 होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं एक बार फिर से आपको बना के बताता हूँ यहाँ पे, कि जो उसमें बेस है वो 12 है, वो 5 है और ये 13 है। तो बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ कि 5, 12, 13 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है? राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करता है। यानी कि अगर आपसे ये बोला जाए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स 5 एंड 12 हैं तो हाइपोटेनस बताइए, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं 13। तो 5, 12, 13 को एज ए कॉम्बिनेशन हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल्दो एग्ज़ाम से आपके लेवल से इसका रिलेशन नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 ऐसी वैल्यूज़ जो पाइथागोरस थ्योरम या राइट एंगल ट्रायंगल की साइड को फॉर्म करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। बाकी यू कैन नोट इट डाउन so that we can do next question. So students, we have completed question number 5. Now we are going to start the question number 6. So first we will read the question number 6 because it is a quite big problem, but there is nothing in the problem. अगर आप इसको आराम से करेंगे, सेंटेंस बाय सेंटेंस आप इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे तो उसके बाद चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगी। तो ये आपको देखने में बड़ा लग रहा है बट इतनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको रीड करते हैं, देन आगे चलेंगे। प्रॉब्लम क्या कहती है? कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। तो कोई कॉटेज इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। तो किसी भी डे में एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल क्या होता है? प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये ठीक है, तो हमारे लिए अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर सर्टेन नंबर है तो वो हमारे लिए अननोन है, और अगर कोई भी चीज़ बच्चों अननोन होती है तो हम उसको क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। तो मैं लेट कर लूँगा द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन अ डे इन अ डे इक्वल टू क्या होगा? x होगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे इक्वल टू x। तो ये हमने लेट कर लिया, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे।
तो ये किसी पर्टिकुलर डे पे ऑब्जर्व किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी जो कॉस्ट है बच्चों, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होने वाली कॉस्ट। तो कॉस्ट को आपको माइंड करना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रूपी, तो इन रूपी वॉज 3 मोर देन, यानी 3 ज़्यादा थी, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो बच्चों कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो यहीं पर है, इसी स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, डिकोड करना पड़ेगा। यानी कि ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहती है कि इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हमें कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question the number of article, यानी कि number of article produced अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं होगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल होगा यहाँ पर, आई एम सो सॉरी, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। यहाँ पे आपको ये याद रखना है 1 आर्टिकल, तो 1 आर्टिकल की कॉस्ट के रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि 3 मोर देन ट्वाइस, यानी 3 ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितने, x, तो यानी 2x + 3 हो जाएगी। क्या ये कहानी आपको क्लियर है? अगर आपने ये बना लिया है तो क्वेश्चन ख़त्म है, क्योंकि इसके बाद आपको क्या दिया गया है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी फैक्ट्री में 5 रुपए का कोई पेन है और वो मान लीजिए 10 प्रोड्यूस हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट आपकी एक पेन को प्रोड्यूस करने के लिए 5 रुपये लग रहे हैं और 10 प्रोडक्शन हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? यानी जो टोटल कॉस्ट होगी वो क्या होगी बच्चों, नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड x है और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल ये है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा जो कि दिया गया है किसके इक्वल, 90 के इक्वल। आपको मैंने एग्जांपल से भी समझा दिया कि 5 रुपए का एक पेन आपका कॉस्ट लग रही है प्रोडक्शन के लिए और 10 टोटल प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कंपनी को लगेगी वो क्या होगी, 5 × 10। तो आई होप बच्चों ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एक बार और यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होती है प्यारे बच्चों, टोटल कॉस्ट होती है आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। तो टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस या टोटल प्रोड्यूस्ड आर्टिकल आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। तो टोटल प्रोड्यूस्ड आर्टिकल कितने थे आपको पता है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे कितने थे, x, और इनटू में कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल हमने निकाला था 2x + 3। 1 आर्टिकल, यहाँ पे आपको लिखा गया 1 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x + 3, तो हम ये कह सकते हैं ये 2x + 3 हो जाएगा और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 90 के, 90 के इक्वल दिया गया। तो बस फाइनल इक्वेशन हमारे पास बच्चों ये, और यहाँ पर केयरफुल रहना पड़ेगा
क्योंकि ये आपका एक लीनियर एक्सप्रेशन है या लीनियर पॉलिनोमियल, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये जब यूज़ करेंगे यहाँ पे तो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो एक बार इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे, हम लोग आगे चलते हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इरेज कर देता हूँ सारी चीज़ें। तो नंबर ऑफ आर्टिकल x थे और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या थी आपकी 2x + 3 थी। तो इसको हम थोड़ा सा रखेंगे जिससे हमें ये चीज़ें याद रहें। तो ये कॉस्ट थी आपकी कितनी थी, 2x + 3 हो जाएगी। तो x × 2x + 3 इक्वल टू कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो 2x × x कितना हो जाएगा, 2x² + 3x, और बच्चों ये इधर आ जाएगा 90 के। तो बस 90 के 90 × 2 यानी 180 के ऐसे फैक्टर जिसका जो सम हो वो क्या हो, +3। तो आप कर सकते हैं इजीली 180 के ऐसे फैक्टर। तो 180 आप यहाँ पे लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 90, 2 4 जा 2 5 जा, 3 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से अगेन डिवाइड करेंगे 5, 5 से अगेन डिवाइड करेंगे 1। तो बच्चों ये आपके फैक्टर आ गए। अब इनको अरेंज करना है, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो ये हमारे फैक्टर हो गए। अब देखिए बच्चों इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज अगर हम यहाँ पे करेंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना होगा, आपको क्या लाना है, आपको लाना है +3। तो +3 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फैक्टर्स को अरेंज करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम एक 3 को ले लेते हैं और 5 को लेते हैं। 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 2 जा 12। तो 15 और 12 बहुत ही ईजिली आपको मिल गया है। तो 12 और 15 में हम प्लस इसको रखेंगे, माइनस इसको रखेंगे, जिससे हमारा प्रोडक्ट निगेटिव भी मिल जाएगा। तो 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। तो बच्चों x कॉमन आएगा यहाँ से, तो x कॉमन आएगा। तो 2x + 15 माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, आप यहाँ पे 2 बचना चाहिए। तो 2 कैसे बचेगा, 6 कॉमन लेने से, ये आपको ट्रिक बता रखी है। और 2x + क्या होगा 15, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब 2x + 15 पूरे से कॉमन आएगा और x - 6 बचेगा। तो बच्चों आपने देखा इस क्वेश्चन में कुछ था, देयर वॉज नथिंग बट इफ़ यू हैव फॉर्म द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल और ये सारी चीज़ें लेट करके अगर आप ये इक्वेशन बना लेते हैं तो उसके बाद एज़ यूजुअल जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करना है। तो 2x + 15 और x - 6 अगर 0 होगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होने वाला है आपका, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अरेज कर देता हूँ। तो डेफिनेटली जो आपके एक्सप्रेशन आए स्टूडेंट, इस एक्सप्रेशन में आप क्या कह सकते हो कि एक तो आपको x की पॉजिटिव वैल्यू देगा और एक निगेटिव वैल्यू देगा। तो जो पॉजिटिव वैल्यू देगा वो एक्सेप्ट होगा, क्यों, क्योंकि आर्टिकल का नंबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो 2x + 15 = 0। तो आपको ये लिख के दिखाना पड़ेगा 2x कितना आएगा -15, तो x कितना आएगा -15/2। तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल कैन नॉट बी निगेटिव और x - 6 0। तो x क्या आएगा 6 आएगा। तो ये आपका पॉसिबल हो जाएगा। तो यानी x यानी नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। और अगर नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हो रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या आएगी, वो थी 2x + 3, आपको याद होगा
आपने नोट किया है। तो 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी 2 6 12 प्लस 3 कितना होगा 15। अब आप टोटल कॉस्ट निकालिए। टोटल कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो कि 15 के इक्वल आई है और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने 6। तो 15 की टेबल सभी को आती होगी, 15 इंटू 6 कितना होगा 90 हो जाएगा। तो डेफिनेटली हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमने जो आपकी 4.2 एक्सरसाइज थी उसके ऑल 6 क्वेश्चन भी हैव कंप्लीटेड। तो उसमें एनसीईआरटी में आपके 6 क्वेश्चन हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो बच्चों इस तरह से 4.1 एंड 4.2 वी हैव कंप्लीटेड। अगर आपने 4.1 को वॉच नहीं किया तो उसको वॉच करेंगे, 4.2 को स्टार्टिंग से कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको चीज़ें बहुत ही बेटर वे में समझ में आएंगी। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग यहीं पे इसको फिनिश करते हैं 4.2 एक्सरसाइज को, और हम लोग अब करेंगे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 4.3 और दैट इज़ रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जो रूट्स अभी तक आप फाइंड कर रहे हैं इनके नेचर को हम कैसे पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सम एक्सप्रेशन, और देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो वो सारी चीज़ें हम 4.3 में डिस्कस करेंगे। ओके तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे अगर उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत आ रही है समझने में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।